हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मंत्र। दोस्तों, अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, लेखपाल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बगल में आए बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। अरे जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए, जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं गणपत आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मंत्र जीके में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनरल साइंस का पार्ट नंबर 5, जिसमें मिलेंगे आपको 1000 प्लस क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी पार्ट हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम देखते हैं हमारे आज के प्रश्न। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में 160 प्रश्न कर चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो चैनल पर जाकर देख सकता है, इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा पहला नंबर का प्रश्न अर्थात 161 नंबर का जो हमारा प्रश्न है वो क्या है कि एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है। दोस्तों, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है जिंक, गंधक का अम्ल, अमोनियम क्लोराइड या कार्बन। देखो दोस्तों, बीपीएससी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमने बताया दोस्तों, हर बार बताते हैं कि हम आपको ऐसे क्वेश्चन लेके आते हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जरूर गया है दोस्तों। तो दोस्तों, विद प्रूफ के साथ आपको लेकर आते हैं। तो दोस्तों, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट क्या होता है? विद्युत अपघट्ट अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है दोस्तों, सी इज द करेक्ट आंसर। तो एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है 162 नंबर का। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है। तो दोस्तों, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा 163 नंबर का प्रश्न है, वोल्टीय सेल के आविष्कारक कौन हैं? वोल्टीय सेल के आविष्कारक कौन हैं? तो दोस्तों, वोल्टीय सेल का जो आविष्कार किया था वो किया था एलिजांड्रो वोल्टा ने। किसने? एलिजांड्रो वोल्टा ने। वोल्टा से आपको पता चल रहा होगा वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। वोल्टीय सेल का आविष्कार किसने किया? एलिजांड्रो वोल्टा ने। हम देखते हैं अगला प्रश्न। 164 नंबर का प्रश्न है, शुष्क सेल है। शुष्क सेल क्या है? तो दोस्तों, शुष्क प्राथमिक सेल शुष्क सेल होते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। शुष्क सेल क्या है? प्राथमिक सेल है। ठीक है दोस्तों, शुष्क सेल क्या है? प्राथमिक सेल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर किसकी परत? जिंक अर्थात Zn। जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 166 नंबर का। क्या है? विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए थे? विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो दोस्तों, फैराडे ने। किसने? माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन संबंधी नियम प्रतिपादित किए थे। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फैराडे ने, जो माइकल फैराडे थे, उन्होंने विद्युत अपघटन से संबंधित हमें नियम दिए थे। अब 167 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में। 167 नंबर का क्वेश्चन क्या है? विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में
क्या होता है, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए, या निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए। तो दोस्तों क्या होना चाहिए, दोस्तों विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले जो मिश्र धातु होती है जिससे जो विद्युत फ्यूज बनाए जाते हैं उसमें क्या होना चाहिए, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं हमारा 168 नंबर का प्रश्न। 168 नंबर का प्रश्न है दोस्तों हमारा कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है। तो दोस्तों आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए जो तार प्रयोग की जाती है वो किसकी बनी होती है, टिन और शीशे का एक मिश्र धातु है, टिन और शीशे से मिलाकर बनाई जाती है मिश्र धातु, उससे जो क्या है आमतौर पर जो सुरक्षा फ्यूज बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं। बीपीएससी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन, तो टिन प्लस शीशा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आरआरबी 2003-2005 में पूछा गया, यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। दोस्तों 169 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है, तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है दोस्तों वो टंगस्टन धातु का बना होता है। बहुत लोगों को इसका करेक्ट आंसर आ गया होगा क्योंकि कक्षा 10 में पढ़ाया गया कि जो फिलामेंट है बल्ब का वो किससे बनता है, टंगस्टन धातु से। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो हमारा 170 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु को बना होता। अभी बात हो रही थी कि बल्ब का जो फिलामेंट है वो किससे बनाता है, तो टंगस्टन से। अब विद्युत हीटर का एलिमेंट क्या, विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है। तो दोस्तों विद्युत धातु का जो एलिमेंट है वो किससे बना होता है, नाइक्रोम से, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और आपको भी लगता है कि वास्तव में ये क्वेश्चन परीक्षा में आना है और यहीं से क्वेश्चन आएंगे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगला 171 नंबर का प्रश्न है दोस्तों हमारा, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान क्या होगा। यदि 10 वाट वाले बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान क्या होगा। देखते हैं हम बिल्कुल दोस्तों हमें विद्युत ऊर्जा का मान निकालना है। तो विद्युत ऊर्जा बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वाट गुणे संख्या गुणे घंटा, तो अर्थात 100 इंटू कितने 10 इंटू 1 बटे 1000। 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई और 1 बिंदी से 1 बिंदी, अर्थात कितना आ गया 1 यूनिट। कितना आ गया 1 यूनिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ए इज द करेक्ट आंसर, अर्थात 1 यूनिट ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा का उपयोग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हमारा 172 नंबर का प्रश्न है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर। किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है, अर्थात पैरामैग्नेटिक है। तो निम्न में से कौन सा विद्युत अनुचुंबकीय है। तो दोस्तों 173 नंबर का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोमियम, Cr। क्रोमियम क्या है दोस्तों, विद्युत अनुचुंबकीय है। ठीक है दोस्तों, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है। तो दोस्तों बिस्मथ क्या है, प्रतिचुंबकीय। दोस्तों 1000 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज के बाद आपको विस्तार से एक पॉइंट साइंस में पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए। तो आपको तभी बताया जाएगा कि प्रतिचुंबकीय क्या होता है, अनुचुंबकीय क्या होता है, विद्युत चुंबकीय क्या होता है, सभी चीज बिल्कुल विस्तार से पढ़ाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। विद्युत धारा का
चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था किसने, किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा? ऑरस्टेड द्वारा सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। आरआरबी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है और ऊपर का जो क्वेश्चन है आईएएस 1997 में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? ऑरस्टेड द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। 176 नंबर का प्रश्न है हमारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है उनका जो उपयोग है वो जनयंत्र या अर्थात जनरेटर, जिसे जनरेटर कहते हैं हम साधारण भाषा में, तो जनयंत्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। किसके नियम के अनुसार कार्य करती है जो विद्युत मोटर है? तो दोस्तों फैराडे के नियम के अनुसार काम करती है। विद्युत मोटर किसके अनुसार काम करती है? फैराडे के नियम के अनुसार, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। एसी वोल्टता होती है जो उसको घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछे कोई ट्रांसफार्मर क्या है तो बता सकते हैं कि एसी वोल्टता को बढ़ाने और घटाने में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों एसएससी 2000 और सीडीएस 2011 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? लेंज का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 में और कक्षा 12 में इसका विस्तार से समझाया गया इसके बारे में। तो लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? तो दोस्तों लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के लिए, ऊर्जा का संरक्षण होता है उसके लिए लेंज का नियम आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। लेंज का नियम किसके लिए? ऊर्जा का संरक्षण के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। परमाणु के नाभिक में होते हैं। यूपी पीसीएस में 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो दोस्तों परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में होते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? अब दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं? न्यूट्रॉन की खोज। तो सभी लोगों को इसका आंसर आ गया होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें लिख के बताइए। चलिए हम इसका आपको आंसर बता देते हैं। वैसे सभी को आ गया होगा। तो जो न्यूट्रॉन की खोज है वो किसने की थी? चैडविक ने, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपको बता दें कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं, अर्थात एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? अर्थात जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या होगी? तो दोस्तों द्रव्यमान संख्या उसकी क्या होगी? 4 होगी। क्या होगी द्रव्यमान संख्या? 4 होगी। ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि नाभिक का आकार है। आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, नाभिक का आकार है। तो दोस्तों नाभिक का आकार आपको बता दें होता है 10⁻⁻15 मीटर, अर्थात डी इज द करेक्ट आंसर। नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻15 मीटर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी, अर्थात डी इज द
करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो होती है 1। क्या होती है? 1, 1H1। आपने देखा है दोस्तों, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। अगला सवाल देखते हैं हम, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत लोगों को इसका आंसर आ गया होगा। तो दोस्तों बताइए, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए, अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज वो की थी थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। इनका पूरा नाम था जे थॉमसन। ठीक है, तो जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश, 2 यूनिट ऋणावेश, 1 यूनिट धनावेश या 2 यूनिट धनावेश? मेट्रो रेल 2002 में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट ऋणावेश ग्रहण करता है, 1 यूनिट ऋणावेश ग्रहण करता है, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 189 नंबर का। क्या है? ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? संभारक, समस्थानिक, आइसोबार या इनमें से कोई नहीं? ये भी आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान। जैसे देख लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन का होता है 1H1, 1H2, 1H3। तो दोस्तों इनका जो परमाणु क्रमांक क्या है? समान, 1 1 1। परमाणु क्रमांक क्या है? समान, लेकिन परमाणु भार बदल गए, 1 2 3 बदल गए। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं हम? समस्थानिक, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं समस्थानिक के गुण? तो दोस्तों तत्व में। किसमें पाए जाते हैं? अभी तत्व की बात की हमने, हाइड्रोजन क्या है? एक तत्व है। तो समस्थानिक गुण पाए जाते हैं किसमें? तत्व में। आरआरबी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 191 नंबर का, एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं? एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूट जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? नाभिकीय विखंडन, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों एक भारी नाभिक 2 हल्के हल्के नाभिकों में टूटता है तो उस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। आरआरबी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। 192 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसका सेम उल्टा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर एक भारी नाभिक टूटता है 2 छोटे छोटे नाभिकों में तो उसको क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। अब जब 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण कर रहे हैं तो दोस्तों इसको कहेंगे हम लोग नाभिकीय संलयन, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर। क्या कहेंगे? नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु बम अर्थात एटम बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? परमाणु बम अर्थात एटम बम का जो सिद्धांत है दोस्तों वो किस पर आधारित है? तो वो दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, अर्थात जो परमाणु बम किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। बीपीएससी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। क्या उसे अल्फा किरण है, गामा किरण है, बीटा किरण है या फिर उपयुक्त सभी? बीपीएससी 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों रेडियो सक्रिय पदार्थ उपयुक्त सभी उत्सर्जित करता है, बीटा किरण भी, अल्फा किरण भी और गामा किरण भी, सभी को उत्सर्जित करता था। डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। किसमें? विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। क्योंकि यह उत्सर्जित करता है? तो दोस्तों कोबाल्ट 60 है, ये क्या उत्सर्जित करता है? एक गामा किरण उत्सर्जित करता है, सी इज द करेक्ट आंसर। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह गामा किरणें
उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये IAS 1999 में पूछा गया था। अब अगला प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, SSC 2014 और UP PCS 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर। तो ग्रेफाइट को क्या किया जाता है? मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों परमाणु, देखो ये भी क्वेश्चन SSC 2000 में पूछा गया है। तो दोस्तों बता दें कि परमाणु पायल का जो प्रयोग है वो नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? परमाणु पायल का, अर्थात एटॉमिक पायल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा 198 नंबर का, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? SSC 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों रेडियो एक्टिव धार्मिकता या धार्मिकता, तो रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई क्या है? क्यूरी। क्या होती है? क्यूरी। मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है? नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो दोस्तों नियंत्रित विखंडन द्वारा। किसके द्वारा? नियंत्रित विखंडन द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रित विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। RRB 2004 में पूछा गया क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन और 200 नंबर का प्रश्न है दोस्तों हमारा। 200 नंबर का प्रश्न क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O, और साधारण जल का क्या होता है? H2O। ठीक है दोस्तों, तो भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में होता है? तो आपको बता दें कि जो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में होता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों बहुत ही स्पीड में 20 मिनट में 40 प्रश्न किए जाते हैं। प्रत्येक लेक्चर 4 पार्ट पीछे हम आपको पढ़ा चुके हैं और ये आपका 5वां पार्ट था। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वे भी इस चीज़ का लाभ ले सकें। धन्यवाद।